Hello class 8 student. Today we will discuss a new topic, lesson number 3 of your history, that is the ruling from countryside, and here we will discuss the topic, the company becomes the Diwan. On 12th August 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. The actual event most probably takes place in Clive's tent with a few Englishmen and Indians as witnesses. But in the painting above, the event is shown as a majestic occasion taking place in a grand setting. The painter was commissioned by Clive to record the memorable events in Clive's life. The grant of Diwani clearly was one such event in British imagination. तो ये जो घटना थी 12 अगस्त 1765 की, जो मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई के बाद उन्हें बंगाल का दीवान अपॉइंट कर दिया, घोषित कर दिया. ये जो एक्चुअली घटना थी ये शायद ये रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुई होगी, बट विद अ फ्यू इंग्लिशमैन, और उसमें बहुत कम इंग्लिशमैन होंगे और इंडियन उसके गवाह हो रहे होंगे. पर जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ऊपर, तो इसमें देख रहे हो कि बहुत ग्रैंड ओकेजन बताया है इसको, बहुत ही बड़ा सा ओकेजन बताया है जिसमें कि क्या हो रहा है कि ये ग्रैंड सेटिंग है, शानदार पूरा नज़ारा है. तो ये जो पेंटर था, ये इसको क्लाइव ने अपॉइंट किया था. उसने अपने जिंदगी के जो यादगार घटनाएं थी क्लाइव की लाइफ के बारे में, उनको रिकॉर्ड करने के लिए उसने अपॉइंट किया था. और ग्रांट ऑफ दीवानी का मिलना एक ऐसी ही घटना थी ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन में, इमेजिनेशन में, उनकी यादगार के रूप में. एज दीवान, द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल. जब वो दीवान बन गए तो कंपनी जो थे वो मुख्य आर्थिक प्रशासन करने वाले, आर्थिक की को भी देखने वाले वो एडमिनिस्ट्रेटर बन गए उस टेरिटरी के जो कि उनके कंट्रोल में. नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज. अब उन्हें क्या करना पड़ता था, उस जो जमीन थी उसको भी एडमिनिस्टर करना पड़ता था, उस पर प्रशासन करना पड़ता था, और उसके जो रेवेन्यू रिसोर्सेज थे, टैक्स वगैरह जो कलेक्ट करते थे, उसको भी देखना पड़ता था. और जो कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे, खर्चे थे, वो बढ़ते जा रहे थे. अ ट्रेडिंग कंपनी हैड आल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड. और एक व्यापारिक कंपनी होने के कारण ये इंश्योर करना चाहते थे कि वो जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी चीज़ें खरीदना चाहें वो खरीद सकें और बेच सकें अगर वो जो बेचना चाहे. Over the years, the company also learned that it had to move with some caution. Being an arrogant power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. जब सालों साल जब ये कंपनी ने राज किया भारत पर, तो उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी. वो एक बाहरी शक्ति हैं, उनको ऐसे लोगों को भी संतुष्ट रखना पड़ेगा जिन्होंने कि इस देश पर राज किया है, इस कंट्री पर कई सालों तक, और यहाँ पर उनका दबाव रहा है, उनका दबदबा रहा है, और साथ में उनकी एक प्रेस्टीज सम्मान है. और those who had held local powers had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. वो जिनके पास लोकल शक्ति या पावर है उस पर कंट्रोल करने की, जो लोकल लोगों को, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, पर उनको एकदम से खत्म करना पॉसिबल नहीं. हाउ वॉज दिस टू बी डन? इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड, organize revenue resources, define the rights of the people and produce the crops it wanted. कैसे उन्होंने क्या किया कि कंट्री साइड जो विलेज था उसको कॉलोनाइज किया, अंडर अपने कंट्रोल लाया, रेवेन्यू रिसोर्सेज को भी ऑर्गेनाइज किया,
और जो लोगों के अधिकारों को दोबारा से रिडिफाइन किया, डिफाइन मतलब उनको परिभाषित किया, और जो भी क्रॉप्स वो फसलें चाहते थे उसे उन्हें उगाना शुरू किया. द रेवेन्यू फॉर द कंपनी. This painting is of a weekly market in Murshidabad in Bengal, and revenue for the company. The company had become the diwan, but it still saw itself primarily as a trader. It wanted a large revenue income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. The effort was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. कंपनी अब दीवान बन गई थी प्रदेश की, पर बंगाल प्रदेश की, पर अभी भी ये अपने को एक व्यापारी की तरह ही महसूस करती थी. ये बहुत ज़्यादा लार्ज रेवेन्यू इनकम चाहती थी, रेवेन्यू टैक्स के रूप में इनकम चाहती थी, बट वाज unwilling to set up any regular system of assessment and collection. पर एक जो सिस्टम होता है कलेक्शन का, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कैसे असेस करना है लैंड से, और लैंड ज़मीन को कैसे उसकी ज़मीन को असेस करना है कि कितना, कौन सी ज़मीन में कितना और कितने रेवेन्यू मिलेगा, ये उन्होंने अभी किया नहीं था. द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू. उनका यही कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा दिया जाए, और ताकि कि वो और कॉटन और फाइन सिल्क क्लॉथ खरीद सके एज चीपली एज पॉसिबल, सस्ते से खरीद सकें. विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड. 5 सालों में क्या हुआ कि जो सामान की जो कीमत थी, जो कंपनी ने जो खरीदती थी, वो डबल हो गई. और बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज्ड गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन. नाउ द रेवेन्यू कलेक्टर इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट. तो क्या हुआ कि 1865 से पहले क्या होता था कि जो कंपनी को गुड्स, जो सामान इंडिया में खरीदने के लिए गोल्ड या सिल्वर के रूप में पे करना पड़ता था, और वो ब्रिटेन से आता था गोल्ड और सिल्वर. बट नाउ अब क्या हुआ कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे बंगाल में, उसी से ही वो सामान को खरीद सकते थे फॉर एक्सपोर्ट. Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. Peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them. जल्दी क्लियर हो गया कि जो बंगाल की जो आर्थिकी थी वो एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी. आर्टिजन्स जो आर्ट और क्राफ्ट्स का काम करते हैं वो गांव छोड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने जो प्रोडक्ट्स से सामान था उनको कंपनी को बहुत कम प्राइसेस पर बेचना पड़ता था. Peasants were unable to pay the dues. किसान भी अपना ड्यूज पे करने के लिए असमर्थ थे जितना जो उनसे मांगा जाता था. आर्टिजनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन. जो आर्ट और क्राफ्ट का जो प्रोडक्शन था दैट वाज इन, वो कम होते जा रहा था. एंड एग्रीकल्चरल कल्टिवेशन शोड साइन ऑफ कोलैप्स. जो कृषि उत्पाद था, कृषि फसल उपज, वो सब एक खत्म हो रहा था, एक कोलैप्स हो रहा था, मतलब देयर इज नो मोर ऑफ देम. देन इन 1770 a famous terrible famine killed 10 million people in Bengal. About 1/3 of the population was wiped out. 1/3 जो जनसंख्या थी बंगाल की वो खत्म हो गई. 10 लाख लोग जो थे बंगाल में वो मारे गए. एक अकाल पड़ा. द नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर. व्हाट द चार्ल्स Cornwallis was the Governor General of India when the permanent settlement was introduced. हम अब इस के बारे में पढ़ेंगे. परमानेंट सेटलमेंट. The need to improve agriculture. If the company was in ruins, could the company be certain of its revenue incomes? Most company officials began to feel
that investment in land had to be increased and agriculture had to be improved. How was this to be done? After 2 decades of debates on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793. अगर जो आर्थिकी है वो अगर बुरी दशा में होगी तो क्या कंपनी को रेवेन्यू इनकम मिल पाएगी? ज़्यादातर जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये महसूस करना शुरू किया कि लैंड में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें प्रॉपर फर्टिलाइजर्स, प्रॉपर इम्प्लीमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे और ताकि की कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, वो कृषि की दशा और अच्छी हो। ये कैसे होगा? ये आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन दिस क्वेश्चन, डिकेड्स मतलब 2 दशकों तक इस बारे में विचार विमर्श चलता रहा, तो कंपनी ने फाइनली ये इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट इन 1793. By the terms of the settlement, the Rajas and Talukdar were recognized as Jamidar. They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. राजा और जो तालुकदार थे वो जमींदार बना दिए गए। उनको कहा गया कि वो रेंट लें, किराया लें किसानों से और वो रेवेन्यू टैक्स पे करे कंपनी को। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स परमानेंटली। अमाउंट जितनी देनी थी वो फिक्स कर दी गई। इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर। वो परमानेंट थी, मतलब वो और आगे नहीं बढ़ाएंगे। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर a regular flow of revenue into the company's coffers. इससे कंपनी के जो खजाना था, कॉफर मीन्स खजाना, उसमें रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम होगी, फ्लो ऑफ रेवेन्यू होगा। एंड एट द सेम टाइम रेगुलर मीन्स कि सेम अमाउंट, और एट द सेम टाइम encourages the जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। और जमींदार जो होंगे वो लैंड को, जमीन को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, रेवेन्यू की जो डिमांड थी स्टेट से वो ज़्यादा नहीं बढ़ाई थी। जमींदार इस सिस्टम से, इस प्रथा से जमींदार फ़ायदा उठाने वाले थे। बट ये क्या हुआ, इस क्या प्रॉब्लम्स थी, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।